400 450 का जो होगा ये अपने आप में ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपका कंसेप्ट एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आपको ये क्लास लेना आवश्यक है। मेरी क्लास लेनी है, सुनना है, बात क्लियर करनी है और फिर इसके बाद आपको हमारी शीट पे जाना है, उस सारे क्वेश्चंस को करने हैं। देखो प्रश्न जो आता है ना वो ऐसा आता है 50-60% में तो कोई बाधा नहीं आएगी, आराम से कर लेगा कोई भी, एक दिन पढ़ा हुआ एक दो बार तो। और इसके बाद 50 के बाद जब आप 60 के बाद यदि हाई मेरिट पे जाना हो तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मुझे याद आ रहा है, दो प्रश्न लेता हूँ वर्णों से संबंधित जो पिछले पेपर में आए हुए हैं। वैसे तो हमारे पास 30-40 प्रश्न बनते हैं, मैं दो प्रश्न लेता हूँ जो पेपर में आया हुआ है ना। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ द सब जानते हैं। देखो इसी से संबंधित प्रश्न है, हमारा प्रश्न है जो आया हुआ है 2011 वाले में आया था। एक प्रश्न है हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कुल कितने तत्सम वर्ण हैं। ये हमारे पास एक प्रश्न है, ये जो आया हुआ है। मैं इसमें जाऊं इससे पहले कुछ प्रश्न मैं बना देता हूं जो इस बार आ सकता है। 2024 में हिंदी निदेशालय के द्वारा गृहीत वर्ण ध्वनि क्या है। वर्ण ध्वनि क्या है। देखो आपको प्रश्न ऐसा हो सकता है समझ में नहीं आएगा ये क्या है। आप लोग सब उसमें थे क्या, हमारे जो क्लास हुई थी शुरुआत वाली सेमिनार में थे? आप लोग नहीं थे, आप नहीं थे। तो इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। अब दोनों प्रश्नों के बारे में कंफ्यूजन होगा आपको, यदि आपको ये पता है। अब देखिए इन सब के बारे में बात करता हूं मैं, कुछ और प्रश्न ले लेता हूं ताकि सबके एक साथ बात करूं। तीसरा प्रश्न मैं ये ले रहा हूं, हिंदी में संयुक्त स्वर कितने हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं। ऐसा तो ऐसे में कम से कम 50-60 प्रश्न हमारे बनते हैं। मैंने 3 प्रश्न आपके सामने रखा है। आप यदि शुरुआती अध्ययन कर रखा हो तो आप देखो, जानो, समझो, प्रयास करो तो क्या होगा। देखिए मैं सबसे पहले लेता हूं हिंदी के वर्णों को। हिंदी के वर्णों को लूंगा मैं इस तरह से रखूंगा। सबसे पहले है अ, फिर है आ, फिर है ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हिंदी वर्ण है, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे विषमवाद हैं कि भाई इसमें अन अह क्यों नहीं है। नंबर 1, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो इसको भी है। नंबर 2, इसमें एक ओ नाम का होता है आगत स्वर, ये क्यों नहीं है ना। एक होता है चंद्र बिंदु वाला, ये क्यों नहीं है। ये चारों क्या बोला भाई, इसको क्यों नहीं शामिल किया। एक बात तो देखो, एक शंका तो ये है, दूसरा तथ्य ये है, तीसरा तथ्य ये है कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत में आप देखेंगे, संस्कृत में जो स्वर है ना वो ये है अ, ई, उ, री, ली,
ए, आई, ओ और औ। ये संस्कृत में 9 स्वर हैं। अब देखो, मैंने भ्रांत किया आपको कि हिंदी में हमने 11 स्वर लिखे, याद करना आपको 11 ही होते हैं, पर इसमें अन, अ, आ और ओ ये सब क्या है, ये क्यों नहीं शामिल करते हैं? हम इसको करने की बजाय हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? एक 3 पक्ष हो गए, चौथा पक्ष हमारा ये है। चौथा पक्ष देखो, हमारा एक हो जाए ये ऊपर वाले 11, ठीक है ना, ये सारे 11 हो गए। इसके बाद हमारे पास ये क्यों नहीं आते हैं उस गणना में? एक तो लरी, लरी देखो संस्कृत में आ रखा है, इसको क्यों नहीं शामिल करते हैं? और एक बड़ी री होती है, उसको शामिल संस्कृत वाले को हिंदी में क्यों नहीं करते हैं? देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, हिंदी का 6 यूं है ना, और यहाँ पे हमने ये खाली सी लिखा हुआ है। सी और ई में अंतर है ना, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। अब बताओ आप कि ये क्या चक्कर है? देखो मेरे जो है ना, मैंने देखा है कि पढ़ाई में इमोशनल बातों का कोई महत्व नहीं होता है। इमोशनल बातों का कोई महत्व नहीं था। हम टू द पॉइंट मैथ की तरह, गणित की तरह आपको 2 2 4 4 4 8 8 10 सीखने हैं। और पूरे मार्केट में हो ये रहा है कि वो इमोशनल बातें, भड़काने की बातें, उसको एक तरह से बच्चों को ब्लैकमेल करने की बातें हो रही है। तथ्यात्मक बात कोई नहीं कर रहा है ना। तो समझ की बात है, यदि आपकी समझ सही है तो आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब मैंने पहले प्रश्न उठा दिया कि साहब अब देखो 4 पक्ष हो गए। नंबर 1, आपको सही पक्ष तो पता है कि साहब 11 स्वर होते हैं, लेकिन ये वाले स्वर में शामिल क्यों नहीं है? नंबर 2। नंबर 3, इस संस्कृत में अ, ई, उ, रील, री, ए, आई, ओ, औ होता है, तो फिर आप कहाँ से चले आए? संस्कृत से बढ़ के आप हो गए क्या हिंदी वाले, जो तुम 11 12 15 बता रहे हो? ये क्या भला है, ऐसा क्यों है? 3 बात। चौथी बात, भाई री और री नाम का भी तो है ध्वनि, री भी तो एक ध्वनि है। क्योंकि अभी भारत सरकार ने, अभी उत्तर लूंगा मैं, अभी इसको बताऊंगा, तो यहाँ पे भारत सरकार ने लॉ नाम के ध्वनि को शामिल किया। अभी 14 नंबर प्रश्न लिखा था ना, तीसरा, लॉ नाम की ध्वनि को भारत सरकार ने 2024 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने उसको शामिल किया है। और उसकी क्या उपयोगिता है, कहाँ उच्चारण में, बाद में देखेंगे हम। पहले हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं। तो ऐसा है ना, चीज़ें रटने से नहीं आती हैं, यदि समझी हुई है ना तो झट से टिक लग जाएगा। वो क्या पता पेपर क्या पूछे एग्जामिनर, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी से चीज़ों को समझना है। तो आज पहला दिन है ना, पहली क्लास है। तो मैंने पहली शुरू की जो बात है ना हमारी, ये वर्णों वाली, वो मैंने आपके सामने रखी है। तो देखिए यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इसको क्या कहा जाए। इसका देखो नाम क्या क्या है। एक तो वर्ण नाम है, एक अक्षर नाम है, इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। और इंग्लिश में इसी का नाम लेटर्स भी है। तो हमें अंग्रेजी से तो मतलब है नहीं, है ना, इसको हटा दो आप। इनको सबको हम अल्फाबेट और लेटर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। वर्ण और अक्षर इसके नाम हैं। अब ये वर्ण जो हैं हमारे 11 स्वर हैं, और बाकी क्यों नहीं है? तो असल में देखिए, ये जो आ है ना, आ जो अनुस्वार डाला गया है, असल में एक अनुस्वार नाम का एक ध्वनि होती है। अनुस्वार ध्वनि को बताने के लिए आ का सहयोग लिया है। तो कोई ऐसा बच्चा हो जिसको छोड़ने के लिए उसके पिताजी आए, तो हम विद्यार्थियों में जब गणना करेंगे तो विद्यार्थी का करेंगे, उसे पापा की गणना नहीं करेंगे। तो ये पापा है, कौन है? और जो है ना, क्या है, पापा की तरह है। और ये अपने बेटे को छोड़ने आया है, यानी बेटे का स्वरूप बताने आया है कि देखो भाई, अनुस्वार नाम का एक ध्वनि होती है जिसको हमारे ऊपर लगाया जाता है, स्वरों के ऊपर लगाया जाता है। उसको पता नहीं था, उसको हाथ पकड़ के लाके यहाँ बिठाया। इस तरह से अ जो है ना आपका, यह आ चुका है भाई यहाँ पे। अब क्या 2 2 बार लोगे सब अक्षरों को? वो आ चुका है। और ये जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार को दिखाने के लिए अ आया हुआ, इसलिए इसको हम गणना करें कि नहीं करें? नहीं करेंगे, स्वरों में गणना नहीं करेंगे। अ को कर लो गणना, तो हम अ को भी नहीं करेंगे, क्योंकि अ में जो विसर्ग है, इस विसर्ग को दिखाने के लिए अ का प्रयोग किया गया है, और अ का नाम यहाँ पे पहले आ चुका है, इसलिए हम अ को इसमें गणना नहीं करेंगे।
और ओ की गणना कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे अलग अक्षर है। इसमें देखोगे ना, ओ और औ के बीच की ध्वनि है ओ, आ और ओ के बीच की ध्वनि क्या है, ये ओ है। अब ध्यान देना, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। प्रश्न बनता है, ये जो ओ है वो आ और ओ के बीच की ध्वनि है, और इसका प्रयोग हम करते हैं लॉ, है ना, कॉलेज, ये जो सारे आपके शब्द होते हैं मतलब इंग्लिश के, उसमें इस तरह के अक्षर लगा करते हैं। तो हम ये सब बोलेंगे, ये जो है ना, ये आगत या गृहीत स्वर है। अंग्रेजी के शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये आया हुआ मेहमान है बाहर से, इसलिए इसको मूल स्वर में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए हमारा मूल स्वर क्या है, 11 ही रहेगा। सोनिया जी यहाँ की बहू हैं भारतवर्ष की। सोनिया जी क्या हैं, यहाँ की बहू हैं। यहाँ का वो उस समय राजीव जी यंग थे, विवाह करके लाए थे उसको, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो सोनिया जी को पीएम बना दो की बात आई, तो लोगों ने नहीं 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 नहीं, इनको पीएम, उन्हीं के पार्टी के लोग बड़े मुखर होकर विरोध करने लगे। पीए संगमा, तारिक अनवर और शरद पवार उस समय के कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने कहा नहीं, यदि तुमने प्रधानमंत्री, हम पार्टी छोड़ देंगे। और पार्टी छोड़ भी दिया इन लोगों ने। तारिक अनवर वापस आ गए, पीए संगमा तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, शरद पवार अभी भी महाराष्ट्र में अलग पार्टी लेके काम कर रहे हैं। तो ये झंझट है भाई। ये क्या है, मैडम सोनिया है, इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेहमान है, बाहर से अंग्रेजी शब्दों को उच्चारण के लिए आया हुआ है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इंटरव्यू में बाई द वे कोई बात पूछे तो बताओ कि साहब ये आगत जो हमारी, असल में हुआ क्या था, जब यहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को हम ठीक से उच्चारण नहीं कर रहे थे। हम कॉलेज को ऐसे बोल रहे थे, भाई हम जो बोलेंगे अपने मुंह से बोलेंगे और इसके सहयोग से बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। अब मैं कॉलेज तो बोल नहीं सकता, कॉलेज बोला हमने, कॉलेज बोला हमने, किलेज किलेज तो बोल ही नहीं सकते, की में आई तो है ही नहीं, CO है, तो हमने उसको कॉलेज बोला। बोलते भी हैं लखनऊ तरफ के जो लोग हैं ना, वो कॉलेज को कॉलेज बोलते हैं, तो वो उच्चारण गलत है। अंग्रेजी में कॉलेज नहीं बोला जाता। आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कॉलेज, तो अंग्रेजों ने सुना, यू आर प्रोनाउंसिंग कॉलेज, दिस इज नॉट कॉलेज, दिस इज कॉलेज। तो हिंदी वालों ने पूछा, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, दिस इज कॉलेज, नॉट कॉलेज, नॉट कॉलेज। ओके, तो हिंदी वालों ने कहा, आचार्यों ने, यार भाई हमारे पास तो यहाँ तक तो कोई अक्षर है नहीं जिससे हम कॉलेज का उच्चारण कर सके। फिर उन्होंने कहा, इज इट प्रोनाउंस लाइक दिस, हिंदी वालों ने पूछा, कॉलेज, क्योंकि औ है ना, ये औरत का औ है कि नहीं है, तो औरत का औ जैसे बोला जाता है, ऐसे कॉलेज बोल के देखना लगेगा, अरे यार तुम झटका क्यों दे रहे हो कॉलेज को, ऐसा लगेगा। इसका मतलब मैं बताने चाह रहा था, इसमें से कोई भी अक्षर कॉलेज का उच्चारण नहीं कर पा रहा था। तब उन्होंने ऐसे शब्दों के लिए जिसमें आ ओ की बीच की ध्वनि होती है, उन्होंने इसका इजाद किया, इसका वो किया, इसको कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं, आगत स्वर, इसका इजाद हुआ। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, ऐसा कौन सा स्वर है जो विशेष करके अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के लिए बनाया गया है, झट से टिक लगा देना ये वाले पे। ये जो है ना ऐसा वाला, ऐसा दिख जाए तो कहना। ध्यान रखना, बिंदी नहीं है, लोग बिंदी में इसमें फर्क ही नहीं समझते। ये बिंदी वाला अलग है, आप देखो ये बिंदी वाला जो है ना, बिंदी वाला अलग है और बिना बिंदी वाला अलग है। तो अभी मैंने बिना बिंदी वाले की चर्चा की। जितने भी हमारे आ ओ के बीच के शब्द, हॉस्पिटल, नॉलेज, कॉलेज, लॉ, इन सब में हम ये वाला प्रयोग करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, क में यदि आप औ जोड़ोगे ना, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये ऐसा बनाएंगे। ऐसा बनाओगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि बालक हिंदी जानता है, चीज़ों को समझता है। तो मैं प्रश्न भी बताता चल रहा हूँ आपको, यहाँ क्या प्रश्न बनेंगे। सारे प्रश्न देखो, वर्ण ही वर्ण पे लगभग 100-125 प्रश्न हमारे पास तैयार है। एक बार में समझ लो, फिर प्रश्न पूछेंगे, घुमा फिरा के प्रश्न पूछेंगे इसी को, तो आप एक बार टाइम आपका खर्च होगा, लेकिन अगली बार आने लग जाएगा आपको। तो इस तरह से वर्णों के बारे में मैंने बताया कि ये जो अ है, ये अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण के लिए हिंदी वालों ने बनाया है। इतनी बात हो गई।
और ये मैडम सोनिया जी की तरह हैं, ये इसको शामिल नहीं करेंगे ओरिजिनल में, इसलिए इसको हमने बाहर ही रखा है। अब हम आते हैं, भाई स्वर वाला मामला कर लो, संस्कृत वाला ही मान लेते, तो 11-11 क्यों बच्चों को परेशान किया। तो इसमें बात ये आई कि भाई तुम, इनका सिस्टम अलग है। संस्कृत वाले बहुत बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी थे। इन्होंने क्या किया, अ से आ बनाया, ई से ई बड़ी ई बनाई, देखो ना, अ आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ री बड़ा रू, छोटा ऊ भी आएगा इसमें, अ ई ऊ, यहाँ ऊ भी है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आई उण रिल रिक ए ओंग आई औच, ये उनका सूत्र है। तो उन्होंने 11 ये बनाए हैं। अब यहाँ प्रश्न बनेगा, हिंदी की स्रोत भाषा क्या है। तो हिंदी की स्रोत भाषा संस्कृत है। हिंदी की स्रोत भाषा संस्कृत में कितने स्वर माने गए हैं। तो हिंदी की स्रोत भाषा संस्कृत में 9 स्वर माने गए हैं। क्लियर कट याद रखो, क्योंकि ये हमारी नानी है, नानी, ये तो मम्मी है हिंदी, और हिंदी की माँ कौन है, संस्कृत है। तो नानी का परिचय होना चाहिए ननिहाल, लेकिन नलिहान है कहाँ पे। ननिहाल तो साहब हमारा 12 में है, तो 12 का परिचय तो होना चाहिए, आपको जाना भी चाहिए 1-2 बार 12, क्योंकि ये तो ये हिंदी जो है, इंग्लिश संस्कृत जो है ना, ये हिंदी की माँ की तरह है। और आपका जो संविधान है ना, संविधान में आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है कि हिंदी जो है संस्कृत से विकसित होगी। अब यही एक प्रश्न बनता है, बताइए हिंदी के विकास के सिद्धांत की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। आप टिक लगा दो, 351 में है साहब। ऐसे प्रश्न आते हैं, मैंने देखा था सीईटी में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी को राजभाषा सीईटी में, बताओ वो सीईटी, बताओ कोई लेवल ही नहीं होना चाहिए उसका, लेकिन वहां भी पूछा था कि भाई बताइए हिंदी को राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत माना गया है। इसका अनुच्छेद है 343। तो 343 से 351 तक क्या क्या प्रोविजन, इसका एक अलग चैप्टर है हमारे पास है, सारा हम लेंगे, कोई बकवास नहीं, कोई उटपटांग बात नहीं, सीधे क्वेश्चन पे अटैक। वो सारा क्वेश्चन आपको पहले समझना है, समझने के बाद आपको प्रश्नों पे जाना है। पहले हमारे सारे एक एक टॉपिक पे 50-50 भी क्वेश्चन कर लोगे ना, तो समझना बहुत जरूरी होता है। देखो वहां पे केवल आपको अपने दिमाग के साथ जाने देंगे, ना तो आपका सीट होगा, ना नोट्स होगा, ना मोबाइल होगा, आपको सीधे वहां जाना होगा। जो समझा है ना क्लास में, वही झट से वहां पे क्लिक कर जाएगा, अरे सर ने ऐसा बताया था, ये ऐसा है। तो मेरा ये कहना था यहाँ पे कि जो आपका आयुन रिलरिक है, इसके बारे में संस्कृत वालों का अलग काम है। इसका अ और आ हमने 2 बनाया, ई का हमने 2 बनाया, ऊ जो है हमने यहाँ पे ऊ बनाया, तो ये ऊ लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, ऊ का 2 बनाया, री का 2 बनाते हैं संस्कृत वाले। अब होता क्या है, ली जो है संस्कृत में ही होता है, हिंदी में होता नहीं है। अब समझो आप, अ ई ऊ री ली, ये जो हमारे वर्ण हैं, इसमें से बड़ी री मैं दिखाता हूं आपको, देखिए इसमें जो है ना, हिंदी में संस्कृत में है अ ई ऊ री ली ए आई ओ और औ। ये जो हिंदी की स्रोत भाषा है, देखो हिंदी की स्रोत भाषा, उसमें ये 9 अक्षर आते हैं, यानी संस्कृत में 9 हैं। तो अब हम इसको क्यों नहीं मान लें, हम इसलिए नहीं मानेंगे इसको क्योंकि हिंदी भाषा में री से कोई शब्द नहीं होता, एक तो ये। दूसरा, हिंदी भाषा में इसका जो दीर्घ रूप है री का दीर्घ रूप होता है ये वाला, इससे भी कोई शब्द नहीं बनता। ये 2 निकल गए। इसीलिए कहा कि भाई ऐसा करो, ये संस्कृत की बात रहने दो, अपना हिंदी में तो अलग ही वर्णमाला बनाएंगे। तो हिंदी में वर्णमाला क्या बनाई उन्होंने, हिंदी की वर्णमाला उन्होंने ये सब इस तरह से बनाया। अ का 2 बनाया, अ का क्या बनाया, 2, अ और आ, ठीक है। ई का 2 बनाया, ई और या। हिंदी की वर्णमाला चल रही है, हमने सीखा कहाँ से, इसको संस्कृत से निकाला। अब हम इसकी वर्णमाला पे आते हैं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ई ऊ से हमारा बन गया ऊ और ऊ। री से हमारा एक ही बनेगा। क्यों बनाया भाई एक ही, क्योंकि हिंदी में कोई बड़ी री से कोई शब्द होता ही नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया।
और री से भी कोई शब्द हिंदी में मिलता नहीं, इसलिए इसको हटा दिया। अब आया ए आई ओ औ, इसको यथावत ले लिया, ए आई ओ औ, इसको यथावत ले लिया। इस प्रकार से हमारे जो स्वर हैं हिंदी भाषा में ये 11 हो गए। इसको लिया नहीं, इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि यह अ यहाँ आ चुका है। अ को क्यों नहीं लिया, ये भी अ यहाँ पे आ चुका है। यहाँ तो हमने खाली अनुस्वार दिखाने के लिए या विसर्ग दिखाने के लिए हमने इसका यहाँ पे प्रयोग किया है, इसलिए सुस्थिर हो गया कि साहब हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है, 12 नहीं होती, 15 नहीं होती। और ये जो है ना हिंदी निदेशालय में ये नियम बना रखा है, मैं कभी आपको बुक ला के दिखाऊंगा, मेरे पास बुक पड़ी है, तो वो भारत सरकार की छपी छपाई किताब है। उसमें कैसे कैसे वर्णों के बारे में, वर्तनी कैसे लिखी जाएगी, अक्षर कौन कौन से मान्य होंगे, इसकी पूरी सूचना है। हो सका तो उसकी कॉपी करवा के आपको हम डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। उससे भारत सरकार की बात को कोई काट नहीं सकता, तो वो प्रामाणिक चीज है, उसके विरुद्ध कोई करेगा तो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो वर्णमाला है, वर्णमाला में बताना चाह रहा था कि 11 ही क्यों होते हैं, तो 11 और शामिल क्यों नहीं होते हैं, तो उसका रीजन बता रहा था मैं कि संस्कृत वाले शामिल नहीं होते, क्योंकि संस्कृत वाले ये दोनों तो हमारे यहाँ है ही नहीं, कोई शब्द होता ही नहीं। 2 माइनस किया और अ का आ किया, ई का ई किया, ऊ का ऊ किया, ए आई ओ औ, ए आई ओ को यथावत लिया हमने, है ना। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 वर्णमाला ध्यान रखना है। आप में से कई बच्चे संस्कृत पढ़ा हुआ हो सकता है, या कई बच्चों को वो अभी कई बार ऐसी स्थिति आएगी हम अन अ भी लिखेंगे इसमें, और अभी हम वर्णों की बात कर रहे हैं, तो वर्णों के हिसाब से आपको ये करना है। देखो जब जो दूल्हा होता है ना, उसकी प्रधानता होती है, जो दुल्हन बनेगी उसकी मम्मी भी नीचे चलेगी, नानी भी नीचे जाएगी, और छोरी कहाँ बैठेगी, घोड़ी पे बैठेगी। छोरा कहाँ बैठेगा, घोड़े पे। गुरुजी हैं, बाप दादा हैं, सब क्या नीचे नीचे चलेंगे। अभी जो वर्ण टॉपिक हमारा है, क्या टॉपिक है, वर्ण। तो वर्ण टॉपिक में हम वर्णों की प्रधानता में लेंगे, वर्णों की महत्ता रहेगी यहाँ पे। तो वर्णों के बारे में हम इस तरह की बात बताना चाह रहे थे आपको। एक प्रश्न और देखो आप, मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई ये 11 ही क्यों माने जाते हैं, ये सब शामिल क्यों नहीं हुए, समझा दिया मैंने। ये संस्कृत वाले शामिल क्यों नहीं हुए भी समझा दिया हमने आपको। इस प्रकार हमारा जो सुस्थिर हो रहा है सिद्धांत, इसको शामिल क्यों नहीं किया, इसको भी बता देता हूं मैं। इसको देखो, चंद्रबिंदु वाला एक सिद्धांत है, उसे आप देखो। चंद्रबिंदु में क्या होगा, अब मैं इस पे एक और नई बात बताता हूं आपको। ये जितने भी स्वर लिखे हैं ना मैंने, एक पक्का पता चल गया 11 होते हैं, बात खत्म हो गई। अब कोई शंका का समाधान हो गया, 11 याद कर लो। अब देखो ये जो स्वर हैं इसके कई सारे भेद हैं, ये बहुत रेयर चीज है जहां से प्रश्न बनेंगे, उस पर देखो आप। ये जो स्वर है, अब इन स्वरों के बारे में बता दूं मैं आपको। इस स्वर के बारे में, इस स्वर के बारे में एक आएगा उदात्त स्वर, एक आएगा अनुदात्त स्वर, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा स्वरों के बारे में आएगा, एक आएगा ह्रस्व स्वर, एक आएगा दीर्घ स्वर, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा आएगा यहां पे ये जो स्वर हैं, इन स्वरों के बारे में एक शब्द और आएगा, उसका नाम है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर 3 देख लिया। चौथा देखो, अब आएगा अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, और 5वां आएगा अनानुनासिक स्वर, अनानुनासिक स्वर, अनानुनासिक स्वर। देख रहे हो अटक जाते कि नहीं अटक जाते आप। हमने 11 स्वर पढ़ लिया। अब 11 स्वर में ये भी आपको ध्यान रखना, उदात्त, ह्रस्व, संयुक्त, अनुनासिक, अनानुनासिक, निरनुनासिक, और भी नाम है इसमें देखो, निरनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। समझे, इतने सारे हमारे पास स्वरों के, खाली स्वरों की बात कर रहा हूं मैंने अभी व्यंजन टच नहीं किया है, ये खाली स्वर ही स्वर है।
तो स्वरों के बारे में इतनी सारी सूचना है। तो हमारा जो स्वर है एक उदात्त होता है, एक अनुदात्त होता है, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक संयुक्त होता है, एक अनुनासिक होता है, एक अनानुनासिक होता है, एक निरनुनासिक होता है। इस तरह से स्वरों के प्रकार हैं। तो अब देख लेते हैं इन पांचों का असली रूप क्या है। आप उसमें देखो ध्यान से। ये देखो, स्वर के बारे में यदि हम बात करें, स्वर का विभेद यदि करते हैं हम, तो स्वर के बारे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, परीक्षक के ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है, उनसे ये मांग करती है आरपीएससी कि साहब ऐसा प्रश्न बनाओ कि 40-50 ही मेरिट जाए, उसे पता चल जाए कौन बालक कौन बालिका ठीक ठाक पढ़े हुए हैं। बाकी सबके 90 आ जाए तो क्या मतलब, कैसे डिसीजन लेंगे, है ना। तो जीके तो बहुत विस्तृत है, तो वहाँ तो पता चल जाता है। हिंदी जो है ऐसा पेपर बनाने का प्रयास होता है कि आपको 50-60% तो सब कर लें। देखो, लड़ाई यहाँ पे 60 के ऊपर की मेरिट की बात है। 60 के ऊपर जो मेरिट जाएगा, 70 के ऊपर जो जाएगा, 80 के ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा टफ होगा मेरिट उतनी कम जाएगी, जितना ज़्यादा टफ होगा मेरिट उतनी कम जाएगी। जितना इजी होगा सब करके आएंगे। अब बताओ, तुम्हारे 90% हो भी गए और पेपर सरल है तो क्या फ़ायदा ऐसे से। इसलिए परीक्षक क्या करता है, टफ पेपर बनाता है। तो टफ की तरफ, पहले तो जा सामान्य बात बता दी, अब टफ की तरफ में जा रहा हूँ। देखो, स्वर के बारे में भी हमारी क्लास होगी। स्वर में इतनी सारी बातें छिपी हुई है, आपको आश्चर्य होगा। तो स्वर के बारे में पहला मैंने क्या बोला, जितने भी ह्रस्व स्वर हैं। अब देखो, ह्रस्व को मैं समझा देता हूं। ह्रस्व, इसका एक और नाम है लघु, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, छोटा। क्या बोलते हैं, छोटा। बोलते भी छोटा बड़ा बोलते हैं ना। तो ये 3 नाम हो गया किसका, उनको अभी जो हमने थोड़ी देर पहले सारे लिए थे, उसमें से अ को हम कहते हैं ह्रस्व लघु छोटा। नंबर 2, ई को हम कहते हैं ह्रस्व लघु छोटा। ऊ को हम यही कहेंगे, री को हम यही कहेंगे। अब ये पक्का पता चल गया कि साहब ये चारों को ह्रस्व या लघु या छोटा स्वर कहते हैं। इसमें कोई भी बात आपको नहीं बदलनी है, आपको ध्यान रखना है, यही वो ओरिजिनल ह्रस्व लघु छोटा है। 3 नाम हो गए इसके। आपसे पूछो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं साहब। आपसे पूछेगा ह्रस्व स्वर इनमें से एक नहीं है, 3 तो ये दे देगा, एक ओ दे देगा। अब जैसे देखो कंफ्यूजन कैसे होगा, यहां एक ह्रस्व और विकल्प में देगा लघु, लघु स्वर नहीं है। अब देखना, आप सब के सब जो है ना चक्कर में पड़ जाओगे। एक तो हमने ले लिया अ, दूसरा लिया ई, तीसरा लिया ऊ, और चौथा ले लिया ए। सामान्य दुनिया क्या बोलेगी, यार छोटे छोटे हैं तीनों चारों, छोटे छोटे हैं कि नहीं है, छोटे छोटे हैं ये, यार ये कौन सा आ गया, पेपर गलत छप गया यार, ऐसा बोलेगा बच्चा। पेपर कोई गलत नहीं छपा है। सिद्धांत समझो आप, बेसिक बात समझो, छलावे बहकावे मत। बेसिक बात ये है, कंसेप्ट याद हो जाता है यदि समझ में आ जाए। देखो, अ जो है ना अ से ही बना है, ई जो है ई से ही बना है, ऊ से ही बना है, ए एक से नहीं बना है। ए में अ है और ई है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं गुण संधि में। इसी तरह से आ है और ई है, ये भी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। यदि आपके पास अ है, बड़ी ई है, तभी मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। यदि आपके पास आ है और बड़ी ई है, तभी मिलके, बाप रे बाप, इतनी सारी बातें शामिल है छोटे से ए में। ये बताओ, जिसके पास डबल डबल माल हो वो छोटा कहलाएगा क्या, बड़ा कहलाएगा। इसलिए हम इसको बड़ा बोलेंगे, इसको हम गुरु बोलेंगे, इसको हम दीर्घ बोलेंगे, इसको ह्रस्व लघु छोटा नहीं बोलेंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए पे। एक ह्रस्व लघु स्वर नहीं है, तो हमारा ए पे उत्तर जाएगा। आ रही बात समझ में। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो वर्णों के सारे क्वेश्चन हम आपके से समझाएंगे। अब आपको समझना ये है कि सब ऐसे कैसे हो गया, आपने छोटा सिद्ध कर दिया। तो असल में हम जो पढ़ते हैं ना, हम कैसे पढ़ते हैं, अ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा री तो खैर छोटा ही होता है, और छोटा ए बड़ा ए। यहाँ हम गलती करते हैं।
छोटा ए बोलना नहीं चाहिए, हमें बोलना चाहिए ए आई ओ औ। अब गांव में क्या है, बच्चों को तत्काल अब छोटा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा बोलते आ रहे थे, तो लास्ट में छोटा बड़ा ही हो जाए तो अच्छा है, ऐसा सोच के टीचरों ने कर दिया। पर जब आगे पढ़ते हो बढ़ते हो तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बिगड़ता है उससे। इससे क्वेश्चन क्या बिगड़ा, ये बिगड़ गया ना। देखो अपन छोटा मान रहे थे ना, इसको छोटा मानते अपना पेपर गलत हो जाता। तो ए आई ओ औ को छोटा कभी नहीं मानेंगे, ये बड़े ही होते हैं। ऐसे आप देखोगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से चिन्ह है ना, ये चिन्ह बड़े घातक हैं। इतना घातक है कि तुम्हारा अच्छा खासा 2-3 क्वेश्चन डूब जाएगा, खत्म हो गया, तुम्हारा प्रश्न बिगड़ जाएगा। तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो दुनिया पढ़ती आ रही है। तो यही तो बात है बेटा, यही तो बात है। एक वैद्य जी कह रहे हैं भाई जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो दूध नहीं पीना, और एक कह रहे हैं यार दूध तो पीते आ रहे हैं गुरुजी, क्या बात कर रहे हो आप। तो भाई कोई लक्षण देख के कह रहा दूध नहीं पीना, उसकी बात मान को तो देखो आप, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हमने दूध नहीं पिया, हमने वैद्य जी की बात मानी, तो पता चला मैं 3 दिन में ठीक हो गया, और हमने दूध लेता रहा दवाई लेता रहा, तो 7-8 दिन लगे ठीक होने में। तो कौन सही है, वैद्य जी वाली बात सही है कि नहीं है, दूध मत पियो। तो आपको मैं साफ साफ बता दूं कि ये जो हमारे जो अक्षर है ना, दिखते कुछ हैं होते कुछ हैं। नंबर 1, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, आप सबको याद होगा, आपको याद है कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म को करण से, ये बड़ा फेमस है, वो 6ठी-7वीं में भी आता है। उसको हम जब लेंगे, इसको कारक का चिन्ह बोलते हैं, विस्तार से लेंगे हर टॉपिक को। देखो ऐसा है, ये हिंदी क्या है, सब थोड़ी 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 बातें बीच बीच में आती रहेंगी, लेकिन सबका एक दिन नंबर। आज दूल्हा कौन है, आज मुख्य विषय क्या है, स्वर। वर्णों में भी स्वर आज मुख्य विषय है, उसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, बाद में कारक की भी चर्चा करेंगे। तो मैं खाली ये बताना चाह रहा था आपको, कर्ता ने कर्म को करण से जो है ना, ये बहुत धोखा दे देने वाली चीजें हैं। अब देखो जैसे हमने बोला राम को, राम को में कौन सा कारक है, तो वास्तव में राम को में पता है कितने कारक हैं, मतलब जहां पे को लगता है उसको कर्म कारक बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक बोलते हैं। पर राम को में एक तो अधिकरण कारक है। क्या है, अधिकरण। आपको गोरे को वाला अधिकरण कहां से आ गया, एक राम को में कर्ता कारक है, राम को में कर्म कारक भी है जो हमें याद है, और राम को में अपना संप्रदान कारक भी है। तो देखो इस तरह से इतने सारे कारक इसमें हैं, 1 2 3 4 हैं। अच्छा, कोई ये बैठ के याद करके बैठा हो राम को कर्म कारक होता है, वो मरा कि नहीं मरा, देखना मर रहा है वो, क्योंकि को भाई कर्म कारक है, लेकिन अधिकरण भी है, कर्ता भी है, और संप्रदान भी है। तो जब हम इसको समझाएंगे आपको डिटेल में, तो बताएंगे कैसे ये कर्म कारक ही नहीं है। मैं बता ही देता हूं, यदि आपने थोड़ा बहुत पहले का अभ्यास, हालांकि इसको बाद में लूंगा मैं। तो जैसे देखिए राम को है, तो राम को भूख लगी है, राम को भूख लगी है। ये बताओ राम की जो भूख है वो मेरे में है, आप में है, कि राम के अंदर है, राम के अंदर है। राम को भूख लगी है में है ना, मे का सेंस है। मे का सेंस जब होता है तो कौन सा कारक कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। आप देखोगे कर्ता ने कर्म को करण से, इसलिए ये याद करके यदि बैठे रहे हम लोग कि साहब को जहां होगा कर्म कारक होगा, तो छोटे बच्चों का काम है ना, 8वीं 9वीं के बच्चों का, अपना कंपटीशन पास करने जा रहे हैं, 2 स्टार लेने जा रहे हैं, हिंदी में पूरे राजस्थान में प्रतियोगिता है। ये बात आपको आनी चाहिए कि साहब को जो है, देखो इसके भीतर की बात हमें पता है, को जो है ये 4 कारक को अपने में समाहित किए हुए। अभी मैंने बोला राम को भूख लगी है, भूख कहाँ लग रही है, राम में, इसलिए राम को भूख लगी है, वाक्य पे डिपेंड करता है अधिकरण कारक। मैं कर्ता लेता हूं, राम को आज गांव जाना है, जाना है, कौन जाएगा, राम जाएगा। तो राम करता हुआ कि नहीं हो, जाने का काम कौन, राम कर रहा है। तो राम को आज गांव जाना है में राम जो है कर्ता कारक है। ये तुम्हें थोड़ा बहुत भी पहले से पता हो तो मैं आपको कंट्राडिक्शन दिखाना चाह रहा हूं, कैसे कंट्राडिक्शन आता है कारकों का।
और फिर कर्म कारक तो है ही, कर्म कारक में जिसको चाहा जाता है। राम को मैंने बाजार में देखा, राम को मैंने बाजार में देखा, यहाँ जो को है ना वो कर्म कारक है। किसको देखा? राम को देखा, ये हमारा कर्म कारक है। और संप्रदान कब होता है? तो एक नियम है, जब कभी अपन किसी को कोई वस्तु देते हैं, जिसको आप देते हो, जिसको देते हो उसमें हिंदी में लगेगा को, लेकिन वो शब्द होता है संप्रदान कारक का। जैसे मैंने राम को 2 पुस्तकें दी, मैंने राम को आ रहा है, अब को यहाँ पे कर्म नहीं है, को जो है क्योंकि आप राम को दे रहे हो, तो इसकी मतलब ये 3-4 बातें आ गई। यदि आप किसी को कुछ देते हो, चाहे कोई भी होगा, वो संप्रदान कारक कहलाएगा। और ध्यान रखना, ये आ रहा है स्रोत भाषा से, ये प्रभाव किससे आ रहा है? स्रोत भाषा कौन है? संस्कृत है, संस्कृत से आ रहा है। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम, ये लो, कर्मणा यमभिप्रैति। ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे हैं, तो जो संस्कृत का आदमी है उसको क्लियर कट बता दूं मैं कि कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम, दान की क्रिया से जिसको लक्ष्य बनाया जाता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। अब देखना, मैंने राम को 2 पुस्तकें दी, देने की क्रिया से मैंने टारगेट किसको किया? राम को किया, इसलिए राम जो है संप्रदान होगा। देखा कैसे को जो है, तो आप जो लवादा ओढ़ के चल रहे हो ना, वो लवादा उतरवा दूंगा मैं आपको। अरे लाला लवादा छोड़, तेरे को गर्मी लग रही है, तेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि लवादे की वजह से गर्मी बढ़ रही है आपकी, और आप सोच रहे यार लवादा तो पहनना जरूरी है साहब, नंगा हो जाएंगे। मैं कहूँगा उतार, तो कोई नंगा नहीं होगा, तेरे है नीचे बनियान वगैरह पहना हुआ, चल जाएगा काम, गर्मी में परेशान हो रहा है तू। तो जैसे आप लवादा उतारोगे ना, और गुरुदेव अच्छा लग रहा है, अब तो थोड़ा सा मतलब इतनी गर्मी नहीं लग रही है, तो सारा कंसेप्ट हिंदी का बिगड़ा हुआ है सबका। और क्यों बिगड़ा हुआ है? तो कोई दिखाने के चक्कर में कोई कोट पहना हुआ है, कोई लवादा ओढ़ा हुआ है, गर्मी लग रही है, और किसी में हिम्मत नहीं है कि उसका लवादा उठा के फेंक दे एक तरफ, क्योंकि लवादा तोड़वाओगे तो पूछेगा क्यों उतरवा रहे हो। मैंने बता दिया, को जो है केवल कर्म नहीं है। तो ऐसी विरोधाभास बातें हिंदी में भरी हुई हैं, एक दृष्टि चाहिए आपको। मैंने वर्ण बताया, अब देखा वर्ण में जो है ना, मैंने ये सिखाया आपको कि भाई कैसे और ई ऊ ही स्वर है, ह्रस्व है, ऐसे दीर्घ के बारे में है। तो हमने ये बात बताई आपको कि हिंदी भाषा में एक तो होता है ह्रस्व दीर्घ और ये, और दूसरा होता है दीर्घ। दीर्घ कौन सा होगा? दीर्घ के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। आपका दीर्घ होगा, दीर्घ देखोगे, दीर्घ को लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे। एक दीर्घ हो गया, दूसरा देखो, दूसरा एक ह्रस्व हो गया, दूसरा दीर्घ है। दीर्घ का ही नाम गुरु है, ठीक है। गुरु कौन कौन सा है? आ गुरु है, बड़ी ई गुरु है, अब री भी है, पर री को ऊ ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऊ को भी, ऊ को पहले प्राथमिकता देंगे, क्योंकि यू ऊ जो है ना हमारी हिंदी में है। री जो बड़ी है ना, ये हिंदी में नहीं, इसलिए गोला मार देते हैं। और फिर इसके बाद वो 3-4 अक्षर और भी हैं, वो भी गुरु माने जाएंगे, ये बड़े वाले हैं, ए आई ओ और औ, ये हो गए दीर्घ। दीर्घ अक्षर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर गुरु हैं साहब। और फिर इसके बाद लगे हाथ, तीसरी बात और सीखनी है, संयुक्त अक्षर कितने हैं? संयुक्त मतलब जिसमें कुछ अक्षर मिले हुए हैं, तो इन चारों में कुछ न कुछ मिला हुआ है। इसकी चर्चा जब संधि करेंगे तब खोल के बताएंगे इसमें क्या क्या मिला। अभी एक का बताया हमने, एक आपने देखा, एक का हमारा ये था, बिल्कुल ये चारों मिलके ए बन रहा, हर बार छोटा 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 बन रहा है। ऐसे ओ के बारे में, आई के बारे में है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। संयुक्त कौन सा है? ये चारों हो गया। अब हम बात कर रहे थे, सुना ही नहीं होगा आपने, अनुनासिक अननुनासिक का, अनुनासिक, और एक है, इसी का नाम है सानुनासिक। जैसे दीर्घ का ही नाम गुरु है, ऐसे अनुनासिक का ही नाम सानुनासिक है, सानुनासिक, इसको समझना पड़ेगा ना। और दूसरा है निरनुनासिक, निरनुनासिक, और दूसरा नाम है इसका अननुनासिक, अननुनासिक।
पहले बोलना सीख लो आप। देखो इसमें जो मूल शब्द है अनु है, और नासिक मतलब होता है नासिका। नाक से बोलने जाने वाले अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। नाक से कैसे? जैसे नाक बंद करो तो ई बोला नहीं जाएगा, तो नाक से बोले जाने के कारण उसको अनुनासिक कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? अरे वो 11 स्वर है ना, वो सारे अनुनासिक भी हैं, निरनुनासिक भी हैं। यदि आपने 11 स्वरों में ये लगा दिया, ये देखो ये लगा दिया, ये लगा दिया, तो ये अनुनासिक बन गया। ये लो साहब, हमने ई में चंद्रबिंदु लगा दिया। अच्छा, जब मात्रा चढ़ती है ना तो चंद्रबिंदु नहीं लगता, अनुस्वार से काम चलाना पड़ता है। तो ई लगा दिया हमने, ऊ लगाया चंद्रबिंदु लगाया, हमने ये लगाया चंद्रबिंदु लगाया, ए लगाया, री भी था, री में भी चंद्रबिंदु लगा देंगे, ए में चंद्रबिंदु लगाया, आई में चंद्रबिंदु नहीं लगेगा, अनुस्वार लगेगा। ओ में हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे, क्योंकि मात्रा आ गई तो अनुस्वार। अनुस्वार चंद्रबिंदु ही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और औ जो है इससे मात्रा आ गई, इसलिए तो ये जितने भी लिखे ना मैंने आपके, मैंने 11 स्वर लिख दिए। वो कौन से हैं? अनुनासिक सानुनासिक स्वर लिख दिए मैंने। अच्छा, अब हम आपसे चाहते हैं कि आप निरनुनासिक स्वर लिखो, तो वही लिख दो बिना चंद्रबिंदु वाला। कौन कौन सा? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये निरनुनासिक स्वर हो गए। तो भाई देव परीक्षक पूछे बताओ निरनुनासिक क्या है, अब ये प्रश्न कई तरह से बनेंगे। इसमें आपको बेसिक बात ध्यान रखना है कि 50 बच्चों के बीच में वो जो बच्चा है वो मेरे गांव का है, शक्ल देख लिया आपने, समझ लिया। अब वो बच्चे को कैसे भी पूछेगा, भाई मोहन के बगल वाला कौन है? मेरे गांव का है। सोहन का फिर उसको बदल के सोहन के पास खड़ा कर दिया, सोहन का बगल वाला छोरा कौन है? अरे सब मेरे गांव का है। वो छोरी के पास खड़ा है, वो छोरा कौन है? मेरे गांव का है। तो मेरे गांव का, मेरे गांव का, मेरे गांव का, कितना प्रश्न बनेगा? 50 प्रश्न बनेगा। आपको मूल बात क्या जाननी थी? कि वो लड़का मेरे गांव का है, बस ये मूल बात, इसको कहते हैं कंसेप्ट। मूल बात सीख लो, वो कहीं रख दे, उसको सड़क पे रख दे, ऑटो में बिठा दे, ऑटो में बैठा हुआ लड़का लाल शर्ट वाला कौन है? अरे साहब मेरे गांव का है। हजारों प्रश्न बनते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो। जो बेवकूफ बच्चे होते हैं ना, जो चक्कर में फंसाते रहते हैं अध्यापक, वो प्रश्न, ओ मेरे सीट से प्रश्न आया। अरे भाई तेरे सीट से क्या आया? वो तो सिलेबस में लिखा हुआ है। भाई वर्ण तो सिलेबस में ही है, तो तेरे सीट से क्या आया? वर्ण पढ़ाया नहीं क्या आपने? फिर आपने यदि संधि पढ़ा दी तो आपके सीट से क्या आएगा? भाई नियम तो वही है, उस नियम से अलग थोड़ी नियम बनाएगा परीक्षक। परीक्षक की तुसी मर्यादा, परीक्षक सिलेबस से बाहर पूछेगा क्या? और पूछ भी लिया तो उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, वो प्रश्न हट जाएगा। इसलिए उल्लू नहीं बनना। वर्णों पे कितने प्रश्न बन सकते हैं? हजारों बन सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको जानना है कि साहब ये अनुनासिक है। अभी तक हमें नाम के बारे में कंफर्म नहीं थे, अनुनासिक क्या है यार, अनुनासिक क्या है, निरनुनासिक क्या है, सानुनासिक क्या है, कोई झंझट नहीं है। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अच्छा, अनुनासिक का मतलब क्या है? अनुनासिक का मतलब है कि आप उसे नासिका के सहयोग से बोलते हो, इसलिए अनुनासिक बोला जाता है। अब इसमें एक चीज और है, हिंदी भाषा में अनुनासिक जो लगता है ना चंद्रबिंदु, वो सारे तद्भव शब्दों में लगता है। ये खास बात आपको ध्यान रखनी। जब हम तत्सम तद्भव, अब देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या आ रहा था टॉपिक, कारक आ गया था, अब तत्सम तद्भव आ रहा, थोड़ा सा टच कर लेते हैं उसको, समझे? टच कैसे करेंगे? जैसे आपके पास एक चंद्र नाम का शब्द है, और इसी का दूसरा नाम क्या है देसी भाषा में? चांद है। तो ये जो चंद्र है ना, ये तत्सम है। क्या है? तत्सम। और ये जो चांद है ना, ये तद्भव है। ध्यान रखना, ये जो हमने अनुनासिक सानुनासिक बताए हैं, चंद्रबिंदु लगते ही शब्द बन जाता है तद्भव। ये पहचान है उसकी। जहां भी तद्भव चंद्रबिंदु लगा हुआ है, समझ जाना ये तद्भव शब्द है। ये आपकी पहचान बन गई। तो तत्सम तद्भव की के बहुत सारे लक्षण हैं। उसमें से एक लक्षण ये है, भाई चंद्रबिंदु लगा हुआ है। आया था इस बार डिप्टी जेलर में, कई प्रश्न आए थे ऐसे।
तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को करना होगा। एक अनुभवी व्यक्ति से पढ़ो, जानो, सुनो, समझो। तो सबसे बड़ी बात, आप हमारे प्रश्नों को करो, डिस्कस करो, बात करो। अभी तक मैंने लिखाया, ये नहीं कि हम घूम रहे हैं लिखा रहे हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है। अरे भाई वो तो लिखा हुआ है किताब में, वो क्या करना। दिमाग फेर दो ना छोरों का, छोरो छोरो दिमाग फेर दो कि देख बेटा तूने याद कर रखा, सब गलत है तेरा, देख इसको ऐसे याद कर। रही बात इन सब की, सारा लिखा हुआ आपको प्राप्त हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा आपको 450 पेज का वो मिलेगा, और ये चीज़ें 2 बार 3 बार 4 बार आपके रिवीजन में आएंगी। फिर भी आप चाहो इसको सबको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो हिंदी कोई ऐसी अंग्रेजी नहीं है कि एक एक बात लिखी जाए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है, आपको याद करना है। तो लिखने से भी याद होता है, अच्छी बात है, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आ ई ऊ में तो बच्चे ने तो पढ़ा ही होगा, होता भी है, नहीं पढ़ा हो तब भी हम नए सिरे सब ले रहे हैं। इस तरह से हमने 4-5 प्रश्न बनाए। अब स्वर देखो और कितने प्रकार का है, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया। एक और क्या था, एक और देख लेते क्या था। वो स्वर था आपका, ये देखो, निरनासिक, ह्रस्व लघु, ये क्या था, उदात्त अनुदात शुरू शुरू में ही था, वो नहीं बताया मैंने। तो उदात्त अनुदात स्वरित देख लेते हैं क्या है। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर एक बार हम मोटे तौर पे इसको देख लेते हैं। देखो उदात्त अनुदात, ये जो जितने भी स्वर है ना, अ आ ई उ री ए आई ओ और औ, ये तो पता चल, चंद्र बिंदु लगा दूंगा तो सानुनासिक हो जाएगा, नहीं लगाया तो निरनुनासिक, ये तो पता चल गया। ऐसे उदात्त अनुदात पे आओ। हम लोग हिंदी को या किसी भी स्वर को जब बोलते हैं ना, हम 3 तरह से बोलते हैं। तुमने शास्त्रीय संगीत वालों को सुना है क्या, बोलते हैं ना वो, तो उनका जो ये कहाँ जाएगा, ये कौन, कोई अंग्रेजी वाला सिखाएगा उसमें, उसमें कोई व्यवस्था है कि नहीं है। आ को कैसे बोल रहा है वो, फिर कह रहा है गुरुजी डांटता है इसको नीचे स्वर ले आ, इसको उदात्त स्वर में बोलो, अनुदात्त स्वर में बोलो। ये सब हिंदी की ही बात है, हिंदी से बाहर कुछ भी नहीं है। और हमने सीखेंगे तो कौन सीखेगा, संगीत वाला तुमसे आके उलझेगा, तब बोलोगे अरे सुनो तुम संगीत में शारद हो गए, बैठो चुपचाप, ये जो तुम बोल रहे हो ना तुम्हें पता नहीं होगा, ये उदात्त है, ये अनुदात्त, ये स्वरित है, हैं? उदात्त अनुदात्त स्वरित, और क्या, हम हिंदी के हैं, सुन लो, अपने संगीत सुधार लो। ये जो तुम ऊंचा स्वर ले जा रहे हो ना, इसका नाम अलग है, नीचे ले जा रहे हो ये अलग है, बीच में रखे उसे अलग है। ये है असली ज्ञान हिंदी का। इंटरव्यू में हो चाहे कहीं भी हो, हिंदी का मूल ज्ञान ये चीज है। कई चीज क्या है हिंदी में से नदारत है, मतलब आप इस पेन का प्रयोग तो कर रहे हो, पर इस पेन का कहीं नाम नहीं लिख रहे हो कहीं भी। अब जो भारतवर्ष में महिलाएं हैं ना, महिलाओं का जो काम है ना, वो गोबर उठा रही हैं, कंडे थाप रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही है, खाना बना रही है, पता है उसके काम का मोल ही नहीं है। ये लो, अब वो जला उसका खसम जो है ना, वो लेके आ रहा है 500 रुपये, उसका और आज 500 लाया। अरे तेरे 500 लाया बेवकूफ कहीं का, तू 500 लेके आया, लुगाई ये सब करके नहीं जाती, तेरे बच्चों को नहीं संभालती, कंडे नहीं थापती, तो बेटा रोटी कैसे खाता। उसका मोल नहीं है क्या, मोल है कि नहीं है। पर हम लोगों ने उसके मोल को, अरे लुगाई ये तो किसी काम है, पैसा तो मैं ला रहा हूँ 500 रुपये रोज, ये गलत बात है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस चीज को ठीक किया है। अर्थशास्त्र ने ये बोला कि नहीं भाई, महिलाओं के जो पैसे हैं वो पैसे भी महत्वपूर्ण होते हैं, उसके जो काम है वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे हम लोगों ने क्या किया है, इन सबको महत्व घटा रखा है। किसका, उदात्त का, अनुदात्त का, स्वरित का। उदात्त भी बोलते हैं हम लोग, अनुदात्त अभी बोल के बताया मैंने, गाने वाले संगीत वाले बोलते हैं। अब देखो, एक है उदात्त, एक है अनुदात्त, एक है स्वरित। जो ऊंचे स्वर से बोला जाए, ऊपरी तालु आदि स्थान के ऊपरी भाग से जो बोला जाता है वो उदात्त स्वर होता है।
ऊंचे स्वर में अब वो संगीतकार ने कहा नीचे स्वर से गाओ इसको, तो लता जी को संगीतकार सिखा रहा है, मैडम नीचे स्वर से गाओ ना, आप चढ़ाए जा रहे हो। लता जी को, मोहम्मद रफ़ी को, इन सबको डांट लगाते थे संगीतकार, ये ऐसा नहीं है, नीचे स्वर में लाओ इसको। तो हाँ ये चीज है, ऐसे बोलो इसको। तो ऊपर जो बोल रहा था वो था उदात्त स्वर, ये अनुदात्त स्वर, और बीच वाला जो है ना ऊपर ना नीचे स्वरित स्वर। तो स्वर कितने हो गए? 3। अब ये परीक्षा में नहीं पूछेगा क्या? पूछ सकता है। और इसमें सीखने में कितना, क्या 10-20 घंटे लग गए क्या? 5 मिनट में चर्चा किया, ध्यान दिया, समझ में आ गया। तो ये जो होता है उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। ऊंचे बोला जाए वो क्या है? उदात्त स्वर। नीचे बोला जाए वो क्या है? अनुदात्त स्वर। जो बीच से बोला जाए वो क्या है? उसकी परिभाषा लिखी है आचार्य। मैं ऐसे अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूं, ध्यान रखना। सबके पीछे हमारे परिभाषा बनी हुई है। तालवाद स्थानम आभ्यंतर प्रत्यश्चित तद्वयम यस्य नतन मिथा सवर्ण संगम स्यात्। तो उसमें ऐसे ही ये बताया है, तालु आदि स्थान के ऊपरी भाग से जो बोला जाए उसको उदात्त कहते हैं, नीचे भाग से बोला जाए अनुदात्त कहते हैं, और जिसमें समान भाग से बोला जाए, सब संस्कृत में नियम बने हुए हैं, उसके हिसाब से बोला जाता है। जैसे सवर्ण संज्ञा बोलते हैं। सवर्ण क्या होता है? सवर्ण संज्ञा अक्षरों की बात, अभी हम जाएंगे व्यंजन पे जाएंगे, तो एक होता है सवर्ण, ये छोरा सवर्ण है, ठीक है, ये अक्षर सवर्ण है। इसका क्या मतलब भाई? छोरा सवर्ण है, ये अक्षर भी सवर्ण है। तो अब लोक में सवर्ण शब्द का अलग अर्थ है। लोक में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इसको कहते हैं सवर्ण। लेकिन ये लोक वाला गलत है। ये जो है ना, वास्तव में देखा जाए तो गलत प्रयोग है। लोग वाले, ये जो लोग हैं ना, ये गलत चीज को फेमस कर देते हैं, छोटे हीरो बन जाते हैं लोक में। लोक वालों का कोई भरोसा नहीं है। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, और जेल में बंद है, वो सड़ रहा है जेल में, सारी जनता का पैसा खा गया, लेकिन जिंदाबाद तो है, तो है। तो लोक के अनुसार दुनिया नहीं चलती है। कहीं कोई बात हो जाए और आप कोर्ट में जाओगे, तो कोर्ट का जो जज है ना, वो देखेगा हाँ भाई इसके पक्ष में कितने लोग आए हैं, और साहब इसके पक्ष में तो 5000 लोग आए हैं, इसके पक्ष में से इसके कोई पक्ष नहीं है। तो ये बताओ, जज जिसके कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पक्ष में, उसके विरुद्ध फैसला सुनाएगा क्या? क्यों सुनाएगा? क्यों नहीं सुनाएगा? अब जज विचार करेगा, जज बोलेगा नेताजी चुप रहो, आपके वकील को बोलो, दो वकील यहाँ से जाओ, आप बैठो उधर, हाँ वकील साहब बोलो क्या है, आपका वकील बोलो क्या है। अब वो देखेगा, चलो प्रमाण लाओ, क्या प्रमाण? वो प्रमाण देगा, वो प्रमाण देगा, वो जज दिमाग लगा, अरे यार ये जो बेचारा गरीब फंसा रखा है इन लोगों ने, ये दोषी नहीं है, दोषी तो ये सारा नेता है। तो जज क्या लिखेगा? डिसीजन, नेताजी तुम दोषी हो, 2 साल की तुम्हारी सजा, तुम्हारी गई विधायी के अंदर। तो हम लोग क्या है, जज की तरह हमें काम करना है। ऐसे किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसे नहीं। तो ये जो उदात्त अनुदात्त स्वरित है, स्वरों के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे सारा पाठ इतना रोचक है, मैं चाहूंगा पाठ होता जाए आपका, आपकी कुछ चीजें जो पहले से जानते हो वो पुष्ट हो जाए, जो आप नहीं जानते हो आपको आपके उसमें शामिल हो जाए, और इसके प्रश्न कैसे बनते हैं वो आपको बता दूं मैं। और मैंने कोई प्रतीक्षा नहीं की, चाहे 2 बच्चा बैठा हो, 4 बच्चा बैठा हो, सफल टॉपर वही होगा जो मेरी बात को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ जितने भी टीचर्स हैं ना, वो सारे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा तरीका अलग है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है, कौन योग्यता के साथ पढ़ा सकता है? भाई मैं कॉलेज में 12 साल तक पढ़ाया और कॉलेज छोड़ के आया, नंबर 1। नंबर 2, मैं हिंदी निदेशालय भारत सरकार का अभी भी मैं सलाहकार हूँ। वो जो हिंदी टीचर्स हिंदी पढ़ाने जाते हैं, हिंदी अधिकारियों को, क्योंकि वहाँ मद्रासी भी आता है, बंगाली आता है, सब लोग आते हैं वहाँ पे, उनको क्या हिंदी पढ़ाई जाती है। आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोज आप बंगाली हो,
आपका सिलेक्शन हो गया अधिकारी के रूप में, तो वहाँ पे सरकार का नियम है, अरे बाबू बंगाली बाबू इधर आओ या हिंदी सीखो पहले, तो हिंदी सिखाई जाती है। वैसे तो हम बंगाली में हिंदी नहीं चला सकते, मद्रास में हिंदी नहीं चला सकते, लेकिन जो बंदा राजभाषा नहीं जानता वो राज्य का अधिकारी हो ही नहीं सकता, उसको हिंदी सिखाई जाती है। ऐसे विदेश में जो नियुक्ति होती है वहाँ पे एक भाषा सीखनी पड़ी, जैसे हम IFS बन गए, इंडियन फॉरेन सर्विस सिलेक्शन हो गया, तो उसको फिर वो एक भाषा सीखनी पड़ती हो, वो चाहे फ्रेंच सीखो चाहे चाइनीज सीखो। आपकी हिंदी इंग्लिश तो ठीक है, आपको फ्रेंच चाइनीज जर्मन में से कोई एक सीखनी पड़ेगी, जिसमें रुचि सीखो। ऐसे करके हमारे जो विदेशी भाषाओं के बहुत सारे वक्ता जो देश का पक्ष रखते हैं, पता है कई देश तो ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश में बात ही नहीं करते, तो वो कहते हैं व्हाई शुड आई स्पीक इन हिंदी इंग्लिश, यो करेंगे वो फ्रांसीसी ऐसे करते हैं, व्हाई शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, यो करते हैं वो। और सही बात है, क्योंकि देखो हम लोग रहे गुलाम, तो हम अंग्रेजी बोल के खुश होते हैं, दिस इज दिस एंड दैट। तो बेवकूफ है क्या, तो अंग्रेजी क्यों बोलता, तो अपनी भाषा में बात कर भाई। वैसे भी देखो मैं यूगोस्लाविया में था, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, तो वो जो हमारा जो ऑर्गेनाइजर था उससे पूछा मैंने कि तेरे पापा क्या करते हैं, छोरा ही था वो, हमारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करता था। उसने कहा मेरे पापा प्रोफेसर है। तो मैं उस इलाके में क्या यूगोस्लाविया वगैरह इंग्लिश बोलने वाले बहुत लोग कम मिलते हैं। मैंने कहा अरे यार मज़ा आ गया, अब खुल के प्रोफेसर से बात करेंगे, दुनिया भर की जानकारी लेंगे। यूँ सोच के हम जब ठहरे, उसके बाप से मिलना हुआ, तो डिटेल में मैंने उससे पूछा, तो वो जैसे गूंगे होते हैं ना, मैं भी गूंगा वो भी गूंगा, क्योंकि उसको यूगोस्लावियन भाषा के अलावा दूसरी भाषा आती नहीं थी। और प्रोफेसर किसका था, वो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था। मैंने उससे पूछा ऑर्गेनाइज से, योर फादर डजंट नो इंग्लिश? ओह यस ही डजंट नो, हाउ ही कुड बी अ प्रोफेसर? मैंने पूछा उससे, ये प्रोफेसर कैसे हो सकते हैं? तो उसे उल्टा जवाब दिया, व्हाई नॉट he could be professor, because here in Yugoslavia nobody is required to know English। उन्होंने कहा यूगोस्लाविया में, हमारे देश में अंग्रेजी जानने की, और सच बात है, ये बताओ किसी देश में यूगोस्लाविया में उसकी भाषा आनी चाहिए, बढ़िया आनी चाहिए, अंग्रेजी आने की कहाँ जरूरत है? कल को बोलोगे फ्रेंच आनी चाहिए, फिर कल को बोलोगे जापानी आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? ऐसी की तैसी तुम्हारी जापानी की अंग्रेजी की, हम अपनी भाषा बढ़िया जानते हैं। ये बात सही थी कि नहीं थी उसकी? तो ये मेरा गुलाम मानसिकता वहाँ बोल रहा था। हमने सोचा दुनिया जो है ना, अच्छे पढ़े लिखे अंग्रेजी जानते हैं, ये मेरे दिमाग कचरा भरा हुआ था, तो मेरा नशा उतर गया। मैंने कहा ओह इज इट सो, यस इज इट लाइक दैट, वी डोंट केयर अबाउट इंग्लिश, मैं बोला। और जो बोलता है ना इंग्लिश, चिढ़ते और है, चिढ़ते और है। आप अपनी भाषा में बात करो, बताओ, तो अलग बात है। अब तो खैर गूगल में सब व्यवस्था हो गई है, आपको नहीं आ रही गूगल कर लो तो पकड़ में आ जाएगी बात क्या है कैसे है। तो भाषा का मामला बड़ा चक्कर का है लाला, ध्यान रखना। तेरे बाल जो है ना, स्टाइलिश बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, है ना? अब स्टाइल थोड़ा हिंदी में भी स्टाइल मार दे तू। अभी मैडम जी के मैं चटकारे देता रहूँगा हिंदी। अभी मैडम ने, ममता जी ने एक मुद्दा उठाया है, भाषा का मुद्दा उठाया है, भाषा समस्या। और दक्षिण भारत में बीजेपी को हराने के लिए दक्षिण भारत वालों ने भाषा का मुद्दा उठाया है। अब देख लो भाषा का मुद्दा कैसे कैसे उठता है। पश्चिम बंगाल में ममता जी को खतरा लग रहा है, उन्होंने कहा है बीजेपी वाले, है तुम होशियार रहना, तुम भाषा को खराब कर रहे हो, तुम हमारी बंगाली भाषा को और बंगालियों को भड़का रही मैडम। ओई दादा ऐदिके आछन, यही बांग्ला भाषा ये नष्ट करे देवें, यूँ करके भड़का रही है। सब बांग्ला को खत्म कर देगा ये बीजेपी, इसका विरोध करो, इसको भगाओ यहाँ से, इसको वोट मत दो, ऐसा मैडम ने कल ही अनाउंस हुआ उनकी उसका। अब जीके पढ़ना, मजा आएगा तुमको। जीके में तो मैं थोड़ा थोड़ा पुट देता रहूँगा, और कल को चुनाव होंगे तो पता रहेगा, अच्छा ये सर ने बताया था, वो सब लेख आएगा। और दक्षिण भारत में चल ही रहा है, इतिहास वाले सर बताएंगे आपको। दक्षिण भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय का एक वहाँ की लिपि है, सिंधु घाटी लिपि, उसका कोई अध्ययन नहीं हो पाया। तो उसके बारे में अपन उत्तर भारत वाले जो है ना, हम ये कह रहे हैं कि ये हिंदी और संस्कृत से मिलती जुलती है,
इसलिए ये हमारी जो सनातन पद्धति है उसकी उपस्थिति थी भूतकाल में। और तमिलनाडु वाले कह रहे हैं हट तुम बकवास कर रहे हो, ये जो लिपि है ना ये तमिल की भाषा से मिलती जुलती है। तो विद्वानों को उन्होंने दे रखा है। एक विद्वान ने बोला कि ये तमिल जो है, ये जो भाषा है सिंधु घाटी वाली, ये तमिल से मिलती जुलती है। तो वो वहाँ के राजनेताओं के बाँछें खिल गई। अरे वाह गुरु आपने अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला, इसमें रिसर्च करेंगे। रिसर्च कर रहे हैं, 10 करोड़ डॉलर इनाम रखा है। कितना? 10 करोड़ रुपया। गिनना कितना हुआ 10 करोड़ डॉलर। $1 में अभी 88 रुपया, $1 में 88 रुपये है। कितने हो गए? 88 करोड़ के आसपास। और बाप, 88 करोड़ रुपया कितना होता है? वो ये दे रही है तमिलनाडु सरकार। क्यों? यदि वो तमिल का निकला तो वास्तव में उसका सुपरमेसी स्थापित हो जाएगा। वहाँ की जो पार्टी है ना, अन्ना द्रमुक द्रमुक, ये हिंदी विरोध पे आधारित है। अपने को सुपर समझते हैं, बढ़िया है भाई, हम तो उनको भाई मानते हैं। तमिल भी, हमारे जो राजनेता हैं ये लोग सब कहते हैं भाई तमिल भी बंगाली भी सब देश की भाषाएं हैं, इसके लेके झगड़े मत करो, एकजुट होकर देश की तरक्की कराओ। तो ये भाषा का मुद्दा बड़ा विचित्र है। तो भाषा का मुद्दा आप उधर भी पाओगे। देखो मराठा, तुम्हें पता है, अभी भाषा का मुद्दा नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? मराठों ने ये कहा कि जो हिंदी बोले उसको कान के नीचे 2 थप्पड़ खींच के, ऐसा बोला उसने राज ठाकरे। बड़ा बदमाश है राज ठाकरे। क्या बोला? जो हिंदी बोले उसको कान के नीचे थप्पड़ दो और उसका फोटो खींचो और वायरल मत करो, चुपचाप उसको बोल दो कि हाँ तेरे को कान में पड़ी है। ये तो गलत बात है यार। अब मैं यदि जाऊँ, मेरे को तो मराठी आती नहीं, मैं मराठी को आदर करता हूँ लेकिन आती नहीं है, ये तो गलत बात है। अब यहाँ कोई मराठी नहीं बोले, हिंदी नहीं बोले तो मराठी को थप्पड़ मारने वाली बात कोई करता है क्या? हिंदी वाला कभी नहीं करता। ये लोग करते हैं। ऐसे आसाम में हुआ था, हिंदी भाषी को मारना शुरू किया था। तो केंद्र सरकार को बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। आसाम वाले हिंदियों से चिढ़ते हैं, बंगाली। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मैं कलकत्ता में किसी कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ हम तो आगरा में पढ़ते थे। तो हम कॉलेज में कंपटीशन में भाग लेने गए थे कलकत्ता, जब हम BA सेकेंड ईयर में थे शायद। तो वहाँ पे किसी से पूछा मैंने कि ये हमारा वो जो नाम था जहाँ पे कार्यक्रम हो रहे थे, मैंने हिंदी में पूछा। वो बिदक गया, वो तो बाबू सूटेड बूटेड था साला बंगाली बाबू, बिदक गया वो। जवाब ही नहीं दिया, चल पड़ा। फिर मैंने साथियों से बात की, यार चक्कर क्या है, ये ऐसे क्यों बोला, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए यार, हम पूछ रहे हैं। तो फिर किसी ने कहा यार ये लोग चिढ़ते हैं हिंदी बोलने से। फिर मैंने कहा भैया ये पकड़, तो मैं हिंदी बोलूँगा ही नहीं यहाँ पे। जो छुट्टी फुट्टी जो आती थी अंग्रेजी में बात किया, सब बढ़िया बता दिया। ऐसे तमिलनाडु की स्थिति है। तो भाषा जब हिंदी पढ़ते हो ना, तो मैं एक पूरा अध्याय लेके आऊँगा आपका, 343 से लेके 351 तक वर्तमान स्थिति क्या है, कौन कौन चिढ़ता है हमसे, क्यों चिढ़ता है, क्या राजनीति है, क्या है, हमारी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, इन सब पे अलग से। अब देखा, हम बात कर रहे हैं वर्णों की, क्या क्या आ गया, राजभाषा का सिद्धांत आ गया, आज की पूरी पॉलिटिक्स आ गई, आपका तत्सम तद्भव आ गया, और आपका और क्या आया, तो ये सारी बहुत सारी चीजें पढ़ते समय आती हैं। और सारा कुछ एक एक करके हम कराते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और आज हमने क्या लिया, केवल स्वर लिया। तो स्वर के बारे में मैं बैठ के नोट्स ही तैयार करवा रहा था। वो जो जिससे छपवा रहा था ना, वो गलतियां बहुत कर रखी थी यार। तो बैठ के मैं ठीक कर रहा था, देखा मैंने, और यार तो 5 मिनट बाकी है यहाँ आने का। फिर भागा भागा काम छोड़ के आया। अब फिर जाऊँगा उसके पास, सारा टाइप करवा रहा हूँ। यही रोना है, हिंदी में मेरे को किसी की टाइप पसंद ही नहीं आती है। क्यों? मैं लिख के देता हूँ सही सलामत, वो अपने मन से पता नहीं कहीं हलंत लगा देते हैं, कहीं नहीं लगाते हैं, कहीं बिंदी ठोक देते हैं। मैंने कहा तुम मरवाओगे क्या, ये सब गलत है, तो मैंने टाइप किया है। क्यों सर, ऐसे ही आता। मैंने कहा ऐसे आता होगा, भाड़ चूल्हे में जाओ तुम्हारा ऐसे आता होगा, ऐसा होगा ऐसा, ये हलंत होगा तो हलंत होगा। अरे कोई नहीं लिखता है। मैंने कहा कोई मत लिखे, हमारे में तो जैसा दिया वैसे लिखो आप। सर फॉन्ट ही नहीं है। मैंने कहा फॉन्ट कैसा नहीं है, देखना जरा। तो कई को तो बताता हूँ, खोलो ये, खोलो देखो ये रहा फॉन्ट, ये लगाओ आप। अच्छा ये तो पहली बार। अब बताओ मैं टाइप वालों को सिखाऊं कि तुमको सिखाऊं, ये बताओ। तो मैंने बोला इनको,
तो भैया अरे तो मेरे को टाइप वाइप नहीं कराना किसी से, 400-500 पेज हैं, तो टाइप कराता रहूँगा तो आधा समय हमारा खराब होगा वहाँ पे, सीधे 2 हाथ का लिखा हुआ। क्योंकि मेरे को बिंदी की भी गलती स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमें लाने हैं। आपको बताऊं, मैं इस बार जो पेपर आया था ङ के बारे में पूछा था। देखो डिप्टी का पेपर था, डिप्टी जेलर वाला, एक ड़ था और एक ङ था। उनको लिखना था ड़ और लिखा गया क्या, ङ। इसका उच्चारण ङ होता है, अभी व्यंजन में आएंगे तो बताऊंगा मैं। लिखना क्या था, लिखना ड़ था और लिखा गया था ङ। इसकी, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान अलग है, इसका उच्चारण स्थान ए है और इसका उच्चारण स्थान बी है। मैंने कहा यार हाँ एक और भी है, तो ये दो में देखो बिंदी में फर्क आ गया ना। अब टाइप वाले ने दिमाग लगाया होगा यार ये, क्योंकि मैंने देखा है इधर जो बच्चे हैं ना, इधर वाले क्या चूरू की इधर वाले मारवा वाले, उनके बच्चों की पता नहीं क्या आदत है, वो बेटे क्या करते हैं, तो भूल गया कैसे करते हैं वो, क्या कहा इसको जो है ना ऐसे कुछ करते हैं, इसमें वो गड़बड़ी करते हैं, बिंदी लगाते हैं ऊपर या नीचे, ऐसा कुछ कर देते हैं। मैं तो कॉपी चेक कर परेशान हो गया, मैंने कहा थप्पड़ मार दूंगा मैं तेरे को। ये क्या है, ये अंग है तो बिंदी ऊपर जाएगी, अड़ा है तो बिंदी नीचे जाएगी। 2 बार 3 बार 4 बार करने के बाद फिर उनकी आदत सुधरती है। ऐसे बहुत सी आदतें हमारी बिगड़ी हुई है। और देखो पेपर में सरेआम बता रहा हूँ, ये पेपर गलत गया, मैं तो देखते समझ गया। फिर मेरा वो अंडरलाइन, बच्चे पूछते हैं कैसे क्या, मैंने कहा यार तू माथा खोड़ी मत कर, ये क्वेश्चन गलत है। कैसे सर, तो ऐसे गलत है। अच्छा, बच्चे दिमाग लगाते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ये गलती परीक्षक ने नहीं की होगी, लिखने वाले ने नहीं, वो टाइप करने वाले ने कारीगरी लगा दी होगी, तो क्वेश्चन ही बदल गया। तो ऐसे कम से कम 2 क्वेश्चन गलत थे, टिप्टी वाले में 2 क्वेश्चन गलत थे। मुझे याद नहीं कौन सा है, देखूंगा तो याद चल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन में तत्काल जो भी पेपर हो झट से मैं पहले क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों वर्ष के पेपर सोल्व करा रखे हैं, आप जाओगे ना इस पे, देखो मैं एक तरीका बता देता हूँ टॉप करने का तरीका। एक अच्छे आचार्य से चिपके रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये मार्केट ऐसा है, विज्ञापन, अब ऐसे ऐसे विज्ञापन तो बल्ला वो लगा लगा के वो दिखा रहे हैं, अरे तेरे की बताओ ड्रेस दिखा के कोई पढ़ाई होगी क्या? अपन जोश में आके लड़ने चले जाएं पाकिस्तान के खिलाफ तो मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे, बताना। अभी चले अपन जोश में, आगे साहब चलो लड़ते हैं पाकिस्तान के, वही जाते जाते रास्ते में खत्म हो जाएंगे। अरे भाई प्लानिंग होती है भाई, भारत सरकार से परमिशन लो, भारत सरकार आपको हथियार देगी, आपको तरीका बताएगी, आपको 5 घंटा 10 घंटा लड़ाई करनी है, थक जाओगे तो आपकी जगह दूसरा जाएगा, फिर आप आ जाओ। तुम का मशीन हो क्या, लड़ सकोगे क्या 20 घंटे तक? लड़ते लड़ते वहीं बिना गोली के वैसे ही मर जाएंगे अपन। तो ऐसे ही हमारी हिंदी की एक पद्धति, एक तरीका है, आप सिस्टम से चलो। आप थक जाओगे 5 घंटे लड़ते लड़ते, तो आपकी जगह कोई दूसरा जैसे आता है ऐसे आपको दूसरा टॉपिक देंगे, तीसरा टॉपिक देंगे, क्वेश्चन कराएंगे। एक ये बुद्धि का काम है, और बुद्धि का काम इमोशन से नहीं होता। मैं देख रहा हूँ लोग बाग इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं हर जगह। एक हिंदी का सेमिनार था, वो छोरी वो चली गई, जीके में बैठी थी, अभी वो चली गई, वो क्या हिंदी पढ़ी हुई है मेरे से, तो बता रहे थे गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। 2 छोरे थे वहाँ पे, दूसरा स्थान एक छोरे का मेरे यहाँ पढ़ा हुआ था, ये छोरी यहाँ से गई, उसका 6ठा स्थान आया। मैंने उत्सुकता हुई, छोरी कहाँ गई थी तू आज? उसने बोला सर वहाँ पे सेमिनार था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वहाँ सेमिनार था ऐसा ऐसा। तो मैंने क्या हो बता, देखना पड़ता है ना कौन क्या पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा। तो कोई बच्चा सिसक रहा है, तो कोई वो रो रहा है, अरे भाई रोने धोने का क्या काम है? बताओ तुम रोने लग जाओ मैं भावुक हो जाऊं, ये कोई बात है क्या यार? कोई छोरी विदा हो रही क्या तुम रो गाओ? ऐसे इमोशनल कर देते हैं। अच्छा, कुछ पागल बच्चे होते ही हैं, ये ध्यान रखना। बच्चों में कुछ बेचारे पागल और साइकोलॉजिकली कमजोर बच्चे होते हैं, उसको रुलाते हैं, धुलाते हैं, माहौल बनाते हैं। रोने धोने की क्या बात है यार? पढ़ाओ, टेस्ट लो, टेस्ट दो, समझाओ, करो, जो भी बच्चा प्रश्न पूछे उसका उत्तर दो, और विधिवत चलो। विधिवत का मतलब विधिवत होता है,
सारी विधिवत क्या 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 होगा उसकी सारी प्लानिंग मेरी बनी हुई है, और वो आपको कल आपके हाथ में आ जाएगा। आपको करना है तो प्लानिंग के साथ चलो, प्लानिंग के साथ चलोगे पूरे नंबर आएंगे। ओ हल्ला में रहोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो चीज़ें ऐसे निकल जाएंगी, पता नहीं चलेगा। और हिंदी ऐसी चीज़ है कि हिंदी में पूरे नंबर आपके आ सकते हैं, पूरे नंबर आ सकते हैं। तो चाहे वो बेवकूफ़ बच्चा हो, एक से कोई हो, एक तरफ से चलो, सब कुछ हो सकता है। तो मैं आज के वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं कल फिर से वही 2 बजने में 5 मिनट पहले मैं ही आऊँगा पहले, फिर सर को बोलूँगा सर क्लास बंद करो। आज तो मेरे काम था वो कर नहीं रही थी, तो मैं आधा घंटा पहले आ जाऊँगा। ठीक है ना, कल मिलते हैं। और भी कल बच्चे आएंगे, कुछ बता रहे थे वो, आज कई बच्चे इसकी वजह से नहीं आ पाए, उनका कॉल आ रहा, मैं उठा नहीं रहा हूँ अभी। क्लास में मैं किसी का फ़ोन ऑन उठाता नहीं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कल हम फिर से इस चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे और हम अपनी बात को चलाएंगे। तो आपको बहुत साधुवाद, कल मिलते हैं, नमस्कार।